काफी सारे विजय अभियान के पश्चात सामाजिक समरसता का ढांचा तैयार किया गया। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड्स में कहा था, जब पन्नी पठान मिले थे तब उन्होंने ये निश्चित किया था कि ये हमारे पगड़ी बदल भाई हैं और उनको एक 12 गांव की जागीर दी गई। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उस 12 गांवों में से जो भी कर की प्राप्ति होती थी वो उनको होती थी, पर वो था अमृतसर के अंडर में ही। तत्पश्चात नगर व्यवस्था, जल निकासी, जल कैसे हो, साफ सफाई कैसे रखी जाए, सब प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए एक ढांचा तैयार किया गया। पर अब शेखा जी के राज्य प्रबंध के विषय में लोग बहुत बार पूछते हैं कि उनका राज्य प्रबंध कैसा था, उनकी दूरदृष्टि कैसी थी। तो जितना उनके बारे में जो एक प्रस्तुत के एक विश्लेषण के द्वारा, फैक्टर विश्लेषण के द्वारा जो बातें सामने आई हैं, वो इनका राज्य प्रबंध बड़ा उच्च कोटि का था। सर्वप्रथम तो महाराज शेखा जी के राज में कहीं पर चोर डाकू उचोंगों का कहीं पर नामो निशान तक नहीं था। उनकी दंड नीति बड़ी सख्त थी। उनकी टुकड़ियाँ घोड़ों पर, ऊँटों पर 10-10-20 सैनिक उनके गश्त करते रहते थे। केवल कुछ गांवों को लेकर राव शेखा जी ने अपनी सीमा को बढ़ाना शुरू किया था। धीरे धीरे वो विस्तार करते जा रहे थे और कई गांवों में उनका शासन हो गया था। सैनिक भी बहुत कम थे। जैसे उनकी प्रसिद्धि इतनी ज़बरदस्त थी और लोगों के अंदर उनका जो व्यवहार था वो उस समय इतना ज़ोरदार था कि सब जातियों के लोग उनको चाहते थे। जब युद्ध का कॉल आता तो सभी जातियों के लोग उनके साथ में मिल जाते। कोई सैनिकों का ट्रेनिंग सेंटर नहीं था उनका, जैसे और राजाओं के हुआ करता था कि जहाँ पर सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाए, उनको तीर चलाने की या तलवार चलाने की प्रशिक्षण दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। इनके साथ में तो एक ऐसे लोगों का समूह था जो रात और दिन शेखा जी के लिए मरने के लिए तैयार बैठे थे। उन लोगों को उन्होंने जोड़ रखा था और धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करते जा रहे थे और गांवों की संख्या भी उनकी बढ़ती जा रही थी और आमदनी, आय के साधन भी उनके बढ़ रहे थे। सामाजिक समरसता, चाहे वो वर्गों में हो, जातियों में हो, धर्मों में हो, सबके अपने अपने दायित्व निश्चित किए गए। बट उसके बावजूद भी सब शेखा जी की संतान ही माने गए एक तरीके से। उनके द्वारा उन्होंने एक जो टैक्स का जो था एक प्रणाली थी, उन्होंने खूंटाबंदी का एक किया था कि जहाँ रात को पड़ाव डालेंगे, खूंटे पर जो पशु बंधेंगे, उस खूंटाबंदी का एक टैक्स के रूप में था। बाकी उनका कोई टैक्स नहीं था। वो वहाँ पर एक राज्य अधिकारी होता था, टैक्स अधिकारी होता था। वो 2 पैसे 1 आना, इस प्रकार से वो टैक्स उनका निर्धारण करता था। गाँव से उस वक्त जो टैक्स आता था वो अनाज के रूप में आता था। शेखा जी के पास जो किसानों से सिंचाई का प्रबंध शेखा जी खुद करवाते थे। किसानों से जो अनाज आता था वो उनका 1/5 भाग आता था। उसका भंडारण वहीं पर गांव का जो पटेल होता था, नियुक्त करता था, वो पटेल करता था। कच्चे कोठले बनाए होते थे, उनमें अनाज का भंडारण किया जाता था। पशुओं के चारे का भंडारण भी वहीं किया जाता था। एक प्रकार के उन्होंने, शेखा जी ने एक फॉडर बैंक बनाए थे। आज अनाज बैंक भी कह सकते हैं। आजकल जैसे एफसीआई के गोडाउन, ऐसे उन्होंने गांव में गोडाउन बनाए थे ताकि अकाल के वक्त में वही अनाज जनता को दिया जा सके, अकाल के वक्त वही चारा उनके पशुओं को दिया जा सके, ताकि उनका पलायन रुक जाए। ये एक बहुत बड़ी बात थी। साथ ही 2-3 गांवों के ऊपर एक थाना होता था। प्रत्येक गांव पर या 2 गांवों पर एक उनका मुखिया, जिसको पटेल बोलते थे। ये पटेल बहुत शक्तिशाली आदमी था। ये उस थाने पर नियंत्रण भी करता था और शेखा जी तक डायरेक्ट अपनी बात पहुंचाया करता था। इसकी बात को तवज्जो दी जाती थी।
हर दूसरे तीसरे गांव में एक औषधालय था, आयुर्वेदिक औषधालय था। पढ़ाई लिखाई केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों तक सीमित थी और ये मंदिर में पुजारी जी बैठ करके उनको एक अक्षर ज्ञान दिया करते थे, लेकिन पढ़ने का किसी के पास समय नहीं था उस समय। क्षत्रियों के पास तो बिल्कुल भी समय नहीं था। राव शेखाजी का जो वर्चस्व पूरे हिंदुस्तान में बढ़ा, तो आप देखते हो मुगल बादशाह तक से संपर्क रहे। इनके पूर्वजों, इनके जो बाद में आए, इनके जो पुत्र हुए। और सबसे बड़ी जो बात ये रही कि शेखावाटी में ऐसे वीर पैदा हुए जो आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध हुए, उन युद्धों में सबसे ज़्यादा अगर वीरता दिखाने वाले थे तो वो शेखावाटी के योद्धा थे। आज सबसे लंबे होते हैं, राष्ट्रपति भवन में भी जाए तो सबसे लंबे जो घुड़सवार हैं वो शेखावाटी के ही चुन करके ले जाते हैं। आज भी नाम है शेखावाटी का। जितनी भी भारतीय फौज है उसमें सबसे ज़्यादा जो लड़ने वाले देशभक्त लोग हैं वो सारे शेखावाटी के लोग हैं। वो चाहे शेखावत राजपूत हो, चाहे वो और दूसरी जाति के हों, चाहे वो जाट हों, सब में यही एक परंपरा बनी हुई है और लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। महाराव शेखाजी के जीवन से जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण जो खास बात लगती है वो है धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता। महाराव शेखाजी ने आज से 550 वर्ष पहले धार्मिक निरपेक्षता की नींव रख दी थी। आज भी हम देखते हैं हमारे राजपूत समाज में महिलाओं को इतनी इज्जत दी जाती है, हुक्म के नीचे तो उनसे बात ही नहीं की जाती। शेखावत जी, चौहान जी, भटियानी जी, इस तरीके से उनको बुलाया जाता है घर में, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो। राजपुताना में स्त्रियों का सम्मान सर्वोपरि रखा गया है। शेखाजी जो हैं, उन्होंने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था यहाँ कायम कर दी कि हर आदमी आज तक भी महाराव शेखाजी के नाम से ही जुड़ा हुआ है। मुझे कहना नहीं चाहिए पर हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन उनके बाद जो पीढ़ियां आई हैं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि वो उस सामाजिक समरसता को तो कायम रख पाए, लेकिन उनसे जुड़े हुए स्थानों का संरक्षण नहीं कर पाए। उसके बाद भी 400 साढ़े 400 सालों तक राज रहा है, उन्हीं के वंशजों का राज रहा है। बीच में एक बार वो जब हम शेखावत संघ की बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि अमृतसर जो है बीच में किसी दूसरी डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया था, पर पुनः फिर इसको अपने अधिकार में लेके उनके ही वंशजों ने यहाँ राज किया है। उन्होंने अपने अपने महल बनाए, बहुत कुछ किया। न तो उन्होंने और न ही आज उनके जो वंशज हैं उन्होंने इस को संरक्षित किया। दूरदर्शिता की दृष्टि से अगर देखें तो महाराव शेखाजी का कोई एक विकल्प नहीं है, या ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो उनके समकक्ष आता हो। उन्होंने उस युग में आप देखें कि विक्रम संवत 1545 की जो उनकी एक अवधारणा थी, एक राजकाज की अवधारणा थी, उस वक्त उन्होंने अपने पुत्रों का एक संघ की स्थापना की। सबका एक उनका अलग अलग राज था, फिर भी एकीकृत था। एक डेमोक्रेसी थी आज के ज़माने में देखा जाए तो। ऐसी अवधारणा उस युग में कहीं पर थी ही नहीं। तो उनमें ये कहाँ से आई? शायद इसलिए थी कि उन्होंने अपना शक्ति का एक विकेंद्रीकरण कर दिया और केंद्रितकरण भी कर दिया, ताकि उनके पुत्रों में राज को लेकर के कहीं पर कोई एक आपस में टकराव हो ही ना। हम सब भगवान राम की संतान हैं, पूरा हिंदुस्तान भगवान राम की संतान है। कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई धर्म अलग नहीं है उनसे। मुसलमान जो हैं भाई हमारे, वो उनको हिंदुस्तान का वो आलमे हिंद बोलते हैं। इंडोनेशिया में पूजा होती है, 20
कंट्रियां ऐसी मुस्लिम है जहां भगवान राम को माना जाता है, रशिया में माना जाता है। तो कम से कम हम भगवान राम के लिए या उनके लिहाज से एक हो जाएं। हम एक हैं, हमें बांटा गया है। ये बात शेखाजी ने साबित की। यहाँ एक भी दंगा नहीं हुआ आज तक पूरी शेखावाटी में। दूरदर्शिता की दृष्टि से अगर देखें तो महाराज शेखाजी का कोई एक विकल्प नहीं है या ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो उनके समकक्ष आता हो। उन्होंने उस युग में आप देखें कि विक्रम संवत 1545 की जो उनकी एक अवधारणा थी, एक राजकाज की अवधारणा थी, उस वक्त उन्होंने अपने पुत्रों का एक संघ की स्थापना की। सबका एक उनका अलग अलग राज था, फिर भी एकीकृत था। एक डेमोक्रेसी थी आज के ज़माने में देखा जाए तो। ऐसी अवधारणा उस युग में कहीं पर थी ही नहीं। तो उनमें ये कहाँ से आई? शायद इसलिए थी कि उन्होंने अपना शक्ति का एक विकेंद्रीकरण कर दिया और केंद्रितकरण भी कर दिया ताकि उनके पुत्रों में राज को लेकर के कहीं पर कोई एक आपस में टकराव हो ही ना। हमारे साथ में है नंद किशोर जी सैनी, जो ये जो गढ़ है महाराव शेखाजी का, अमरसर गढ़, इसकी पिछले 24 सालों से देखभाल कर रहे हैं। आप नंद किशोर जी ये बताइए कि आप जब आए तो इस गढ़ की क्या स्थिति थी और क्या क्या बदलाव आए और कौन कौन किस किस ने क्या क्या किया? देखो, पहले की स्थिति तो इतनी बुरी थी कि हर आदमी आना भी नहीं चाहता था यहाँ पे। और बाकी धीरे धीरे जैसे गोवर्धन जी बाबा जी हैं, तो उन्होंने यहाँ आके बोरिंग करवाए, पौधों का वो किया कि पौधे लगाओ उनमें। तो उस 24 साल में धीरे धीरे सुधार तो हो रहा है, लेकिन स्थिति है ना बहुत धीमी गति से चल रही है। नहीं, आपने जैसे कि हमारी वार्तालाप हुआ था, आपने बताया कि पहले लोग यहाँ पे जो है मल मूत्र त्याग करने के लिए आते थे, गंदगी फेंकते थे, तो वो किस तरीके से साफ सफाई हुई? देखो, पहले तो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे जंगल हो वैसे रहता था ये, लेकिन धीरे धीरे सुधार काफ़ी। ये गेट है ना, ये गेट भी लगाया उन्होंने, और बाहर की जो बाउंड्री है बाद में उसका निर्माण करवाया बाद में। अच्छा। और फिर जैसे कि साहब हैं, राव साहब हैं, तो उन्होंने ये पैनोरमा का भी, राव राजेंद्र सिंह जी जो वर्तमान एमएलए भी हैं, उन्होंने वो जो पैनोरमा हम देख रहे थे वो उनका निर्माण जो है राव शेखाजी संस्थान जो है चैरिटेबल ट्रस्ट है वो कर रहा है, जिसके अध्यक्ष जो हैं राव राजेंद्र सिंह जी हैं और उनके सेक्रेटरी जो हैं संपत सिंह जी धमोरा हैं। निशांत भारद्वाज साहब जिस मनोयोग से और जिस डेडिकेशन से इस काम में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से इनको पूरी कामयाबी मिलेगी और राव शेखाजी के वंशज इनके जीवन भर ऋणी रहेंगे कि उन्होंने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आम आदमी तक पहुंचाने का बड़ा एक मिसाल कायम करने का काम किया। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि इस विषय में जुड़ी हुई जानकारियां ये जो हम दे रहे हैं आपको कहीं किसी पुस्तकालय में, किसी संग्रहालय में, किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये हमारे द्वारा रिसर्च की गई, इतिहासकारों की किताबों से खंगाल के निकाली हुई ये जानकारियां हैं। हालांकि शिखरगढ़ के निर्माण के बारे में आपको कर्नल नाथू सिंह जी ने अपनी बुक में बहुत विस्तार से लिखा है और उनकी हमने बाइट भी ली है इस बार पे, उन्होंने हमें बताया भी ऑन कैमरा भी, बट ये जानकारियां आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियां पहुंचाएं कि हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जिनसे दिल्ली का सुल्तान घबराता था। मैंने एक पहले पुराने वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि शेरशाह सूरी मालदेव जी से युद्ध करने आया था जोधपुर, और उस मालदेव जी ने वो युद्ध नहीं लड़ा। अगर मालदेव जी नहीं जाते तो शेरशाह सूरी वहीं ख़त्म हो जाता। मालदेव जी छोड़ गए, अपनी सेना को भी ले गए, युद्ध का मैदान छोड़ गए, अपनी सेना को भी ले गए। उसके बावजूद भी शेरशाह सूरी के 30 से 40 हज़ार जवान खेप रहे सिपाही, और शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत गंवा बैठता। किसने मुझे सलाह दी थी? और जिन सरदारों ने सलाह दी थी उनका सर कलम करवा दिया था।
वैसे ही महाराव शेखाजी के अपने सीमित सैन्य शक्ति के साथ में उन्होंने हर किसी से लोहा लिया, हर उस सल्तनत से लोहा लिया जो उनकी सैन्य शक्ति से 20 गुना ज़्यादा सेना रखती थी। तो उनके बारे में पता होना चाहिए ना हमें। उनके बारे में न केवल हमें पता होना चाहिए बल्कि इतिहास में किताबें होनी चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए और हमारे बच्चों के अलावा हम जितने लोगों को जानते हैं उन सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारे हीरो है। किसी किताब में आपने कहीं जिक्र सुना है कि दिल्ली का सुल्तान उस फलाने राजा से घबराता था? एकमेव राजा, एकमेव परम प्रतापी महाराव शेखाजी। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी के पास उनके बारे में, इस इतिहास के बारे में ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। महादेव। ऐसा कोई राज परिवार आप देख ले, कहीं भी देख ले, किसी जगह पर जहाँ राजकाज के लिए षड्यंत्र ना हुए हों, आपस में मारकाट ना हुई हो, तो एक शेखाजी का परिवार ही एक ऐसा है कि जहाँ पर परस्पर भाइयों में कोई किसी प्रकार का झगड़ा था ही नहीं, सब अपने अपने में थे। और साथ साथ ये भी था कि शेखाजी की मृत्यु के बाद विक्रम संवत 1545 से लेकर के विक्रम संवत 1831 तक, मानन का युद्ध तक लगातार इतने भूभाग पर राज किया, युद्ध लड़े, वो सब शेखावत संघ ने लड़े। और उनका एकीकृत था, एक त्याग की भावना थी, वो सब उस अपने त्याग की भावना को साथ लेकर, कोई परस्पर उनका कोई स्वार्थ था ही नहीं। एक ही स्वार्थ था कि हमारा राज्य एकीकृत हो, हम स्वतंत्र रहें,